तो ये जो तराना है, इसकी आप कॉम्पोजिशन अगर आप देखें, ये ऐसा है कि बिल्कुल जो इसको सुनेगा वो बिल्कुल वैचित्र में पड़ जाएगा। ऐसा तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तननन दे रे ना, तदीम 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 तनन द्रे रे तदानी, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तननन दे रे ना, तदीम 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 तनन द्रे द्रे तदानी, तारे दानी दीम तारे दानी रे, तारे दानी दीम। तो कैसे ख्याल गायकी की जो शैली है वो कैसे बाकी से अलग होती है, कैसे पहचानते हैं कि ये ख्याल गायकी? ख्याल तो बेसिकली इमेजिनेशन है। ये जो घराने की शुद्धता है उसको बरकरार रखना क्या चुनौतीपूर्ण हो गया है? देखिए, आज के तारीख में किसी भी चीज़ की आप बात करिए, किसी भी चीज़ की शुद्धता रखना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं श्वेता रंजन। लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां हम भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ में परंपरा की गूंज भी है और आधुनिकता की शक्ति भी। ग्वालियर घराने की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक ऐसी कलाकार जो 6 पीढ़ियों की विरासत को अपने सुरों में समेटे हुए हैं और इस परिवार की पहली महिला कलाकार जिन्होंने इस परंपरा को एक नई पहचान दी, नई ऊर्जा दी। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मीता पंडित जी का। आपका स्वागत है मीता जी हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम में। मुझे भी तो आप ग्वालियर घराने की जिस विरासत को आगे लेके चल रही हैं मीता जी, 6ठी पीढ़ी है, लेकिन ये विरासत, इसकी जिम्मेदारी, इसका गौरव आगे ले जाने का एक जो जुनून, इस विरासत का एहसास आपको कब हुआ? देखिए, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर मानो संगीत की गंगोत्री है, जैसे कि मानो वहाँ पे गंगा जी ही बह रही हैं। तो जब आप जब देखते हैं कि सुबह शाम और रात यही आपका जीवन है और आपके जो आप जिनको अपना एक आदर्श मानते हैं उनका भी वो जीवन है और आजू बाजू में सभी लोगों का वही जीवन है, तो ये आपको बहुत डीपली इफ़ेक्ट करता है। अब ये तो बात घर की थी। दूसरा था कि मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ और दिल्ली में मैं सेंट मैरी स्कूल में थी और यानी कि आप एक नॉर्मल बाहर का जीवन है और घर का जीवन बहुत अलग है। दोनों का कोई मैच है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि घर में एक पिता भी गुरु ही हैं, क्योंकि मैंने पिता को पिता के रूप में कभी बहुत कम देखा है। उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प बातें हैं। पर जब आप ऐसे वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, आपने अपने दादा गुरु यानी पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी के घर में, यानी कि ग्वालियर में हम शंकर गांधर्व महाविद्यालय में, तो वहाँ पर जब आप देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मेरे सामने बनी जब मैं बहुत छोटी थी, बट दैट मुझे कितना बड़ा एक एक्सपोजर मिला। बिल्कुल। और मैं उनसे सीख पाई। और आई थिंक हम सभी जो हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं,
तो आपको पता चलता है कि ये एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत ही एक ऐसा पक्ष है जीवन का कि अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका ये जीवन सफल होगा। लेकिन आप जिस घराने की बात कर रही हैं, जिस परिवार की बात कर रही हैं, एक से एक दिग्गज कलाकार, हाँ हाँ, और उसमें महिला कलाकार होने वाली आप पहली। नहीं, महिला कलाकार भी हुई हैं, मालवी राजूरकर हैं, वीना सहस्त्रबुद्धे जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत कम हैं लेकिन इस कलाकार, विरासत क्योंकि ये जो परंपरा है मोस्टली ध्रुपद स्टाइल की ये परंपरा है। और जब ये ख्याल गायकी में आया तो फिर ख्याल गायकी को अपनाने वाले बहुत कम थे, क्योंकि ये जो परंपरा है और ये जो गाने की जो विधा है, स्पेशली जो ग्वालियर में है, वो ज़्यादातर ध्रुपद से प्रेरित है। जब ध्रुपद से वो प्रेरित होती है तो इसका मतलब है कि उसमें उस चीज़ की जो गंभीरता है, उस चीज़ के बहुत सारे न्यूएंसेस आएंगे जो कि ध्रुपद से जुड़े हुए हैं, तो उसको अपनाने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरे लिए ये छुटपन से ही एक जैसे कहूँगी एक जुनून बन गया मेरा कि स्कूल्स में जाके घर आकर रियाज करना है, नई नई चीज़ें सीखनी हैं। तो ये एक ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया, और मैं खुद ये विजुअलाइज कर सकती थी कि आज जैसे मेरे गुरु, मेरे पिता पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी मुझे अलग अलग कार्यक्रमों में ले जाते हैं, मैं उनके कार्यक्रमों में जाती हूँ, मैं ये विजुअलाइज करती थी क्या बात है, ये कितनी सुंदर दुनिया है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो जब ये आपका मन में ये बीज आ जाता है तो फिर तो आपने वही करना है ना। बिल्कुल। लेकिन जब परिवार में ही दादाजी गुरु हों, हाँ, पिताजी गुरु हाँ, हों, जी हाँ, और माहौल बिल्कुल संगीतमय हो, हाँ, तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो जो एक परिवार की जो जिंदगी होती है, जो एक पिता संग रिश्ता होता है, दादा तो- संग रिश्ता हो, तो वो कहीं हमने impact अपने करता है? पिता को और दादाजी को ज़्यादा गुरु के ही रूप में देखा है। हाँ, ये होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एज अ फैमिली हम कितने बार बाहर गए होंगे, एज अ फैमिली हमें कितनी बार पिताजी ने कोई फिल्म दिखाई होगी, मात्र 2 फिल्में, शोले और अली बाबा 40 चोर, यही 2 फिल्में हम देख पाए। आउटिंग बहुत कम होती थी, जो समय मिलता था वो गाने पे ही था। और वो भी किसी की जिद में ले गए होंगे। तो मेरा मतलब कि मैंने उनको एज अ गुरु ही देखा है, और उनका जो व्यवहार भी जो था वो बच्चों को जिस तरह कहते हैं ना, बहुत उनका लाड प्यार से ज़्यादा वो डिसिप्लिन का था कि अभी रियाज करना है, अभी पढ़ाई करनी है, संडे को भी अभी ये टाइम ये करना है, इतना कम रियाज करके कैसे होगा, ये ऐसे करो। तो वहाँ पे अब पिता का रूप कहाँ आया? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे जिन परिवारों में जहाँ पे गुरु और पिता एक ही होते हैं, अगर वो पिता का रूप ज़्यादा प्रबल्य हो जाता है तो वहाँ पे वो सख्ती नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जो है, एक जिसने उनको पिता का रूप देखा है, फिर वो सख्ती झेल ही नहीं पाएगा। गुरु के रूप में नहीं चलता। हाँ। वो नहीं ले पाएगा, नहीं तो वो रिबेल हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि हम इतने सारे जनरेशन से, मैं छठी पीढ़ी हूँ, उन सबके भी पिता ऐसे ही होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दादाजी भी ऐसे ही थे। हाँ हाँ, हो सकता है, और होना ज़रूरी भी हो जाता मेरे है। ख्याल से ये एक उनके व्यक्तित्व का हिस्सा, जिन लोगों ने नहीं तो आज आप इस मुकाम पर होती नहीं। नहीं होते, क्योंकि जो उन्होंने काम कराया है, जो उन्होंने सख्ती बरती, और जो उन्होंने उस रास्ते पे रखा, डिस्पाइट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। देखिए ना, मैं जहाँ पर हूँ, पली बड़ी हूँ, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कितने थे। उन डिस्ट्रैक्शंस ने मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं दिया। जब हम ग्वालियर घराने की बात करते हैं तो ये कितना अलग हो जाता है बाकी के घरानों से, और ये घराने की परंपरा क्या है? देखिए, ग्वालियर जो है वो ख्याल और ध्रुपद, क्योंकि राजा मानसिंह तोमर 1486 से 1516 तक राजा मानसिंह तोमर रहे, और ध्रुपद की एक बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं पुख्ता
परंपरा रही है, बहुत ही पॉपुलर स्टाइल था वो। उसके बाद जो उसका ट्रांजिशन हुआ ख्याल में, वो ग्वालियर में हुआ, और उसके बाद वो इतना पॉपुलर बना कि उसने ध्रुपद स्टाइल से ख्याल ज़्यादा लोग गाने लग गए, ऑडियंस भी उसी की चाह करने लगे। तो ये सारा ट्रांजिशन ग्वालियर में देखा है। और इतनी ग्वालियर की अगर आप गायकी की बात करें तो ये अष्टांग प्रधान गायकी है और बंदिशों का ख़जाना है। अब बंदिशों का ख़जाना, आप ये आजकल ये बहुत आम हो गया है कहना कि बंदिशों का ख़जाना है, पर मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ सो हम उस्ताद हद्दू हस्सू खान साहब, जो कि इस गायकी के नींव रखने वालों में से हैं, उसी परंपरा के हैं, शाह सदारंग के परंपरा के हैं। और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, जो कि नत्थू खान साहब के जो दत्तक पुत्र थे, उनके जो नेफ्यू थे, वो हमारे घर में मोर देन 30 साल से ज़्यादा रहे। अच्छा। यानी तब की बात है जबकि ग्वालियर में कोर्ट म्यूजिशियंस की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। तो निसार हुसैन खान साहब वे हमारे घर में 30 साल से ज़्यादा रहे। तो इन गुरुओं की जो परंपरा है वो हमारे घर में आई, और सब क्योंकि उस्ताद निसार हुसैन खान साहब हमारे घर में 30 साल से ज़्यादा रहे। और आप इमेजिन कर सकती हैं कि उस ज़माने में एक वेद शास्त्र संपन्न परिवार, ब्राह्मण परिवार के घर में एक मुसलमान का रहना उस ज़माने में, और वे चोटी रखते थे, अपने आप को निसार भट्ट कहते थे। अच्छा। संस्कृत जब पंगत बैठती थी ना खाने की, तो उस समय पे संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर सकते थे। तो जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो आप देखिए कि उस ज़माने में कि सोसाइटी ने कभी कुछ नहीं कहा, और अक्सर यही मानते हैं कि पहले बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा था। आप देखिए ये। और इस वजह से हमारे पास इतनी जो कॉम्पोजिशंस आई, और ग्वालियर में वो उसका प्रभाव और किसी से नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं, वे महाराष्ट्र में ले गए इस परंपरा को, तो हमारा ग्वालियर में रहा। तो उस तरह से वो और किसी भी शैली से वो प्रभावित नहीं हो सका। ये भी एक बात तो जब हम ख्याल गायकी की बात करते तो हैं, हम ख्याल के अलावा टप्पा है, अलग अलग प्रकार के तराने हैं, अष्टपदी हैं, पद हैं, तो ये सभी जो शैलियाँ हैं, चतुरंग है, त्रिवट है, ये सब हम गाते हैं। तो अभी क्या सुन सकते हैं? अभी क्या, अभी तो मेरे पास कोई साज नहीं है, कुछ नहीं है। क्या सुनना चाहती हैं आप? जो भी आपके जहन में आ रहा हो अभी, कुछ अच्छा जो दर्शकों को। राग भोपाली में एक मैं तराना आपके सामने सुनाती हूँ। तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तननन दे रे ना, तदीम 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 तनन द्रे रे तदानी, तारे दानी दीम तनननन दे रे ना, तननन दे रे ना, तदीम 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 तनन द्रे द्रे तदानी, तारे दानी दीम तारे दानी रे, तारे दानी दीम। तो ये जो तराना है, इसकी आप कॉम्पोजिशन अगर आप देखें, ये ऐसा है कि बिल्कुल जो इसको सुनेगा वो बिल्कुल वैचित्र में पड़ जाएगा। ऐसा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। तो ये तो मैं कि आपको एक बहुत ही एक छोटी सी झांकी मैंने आपको दी।
तो वी हैव अ ट्रेजर हाउस ऑफ कॉम्पोजिशंस अलग अलग शैली में, जो कि शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और ये देखिए बुजुर्गों ने ये सब काम करके गए हैं। तो कैसे ख्याल गायकी की जो शैली है वो कैसे बाकी से अलग होती है, कैसे पहचानते हैं कि ये ख्याल गायकी है? अभी तो आप जो सुनते हैं क्लासिकल मौसीकी में वो ख्याल ही है, क्योंकि ध्रुपद बहुत कम है। तो ख्याल तो बेसिकली इमेजिनेशन है, आपकी जो सोच है वो सोच जब आप राग में उसको उसकी बढ़त करते हैं तो ख्याल दो प्रकार के होते हैं, एक विलंबित ख्याल और एक द्रुत ख्याल। विलंबित जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ स्लो कॉम्पोजिशन होती है। और जो द्रुत ख्याल है वो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वो द्रुत गति का है, यानी फास्ट गति का है। इसी तरह से मध्यलय ख्याल होते हैं। सो इसमें जो टेक्स्ट होता है यूजुअली ब्रज भाषा, पंजाबी लैंग्वेज, नहीं तो फिर मारवाड़ी, पर अधिकतर ब्रज भाषा, क्योंकि ये मीठी बोली है तो ब्रज भाषा में इसके लिरिक्स होते हैं और ये कंपोज की जाती है। और कॉम्पोजिशन के अलावा बाकी सारी जो बढ़त है वही ख्याल है, इन द सेंस आप उसको अपने इमेजिनेशन के अनुसार आप उस ख्याल को उस राग में उसकी बढ़त करेंगे और उसी का मज़ा है। पहले स्लो होता है और उसके बाद फास्ट होता है। मगर ये इतना छोटा क्यों था? हमें तो और सुनने का मतलब अभी आपसे बातचीत करनी है, हम अपने ऑडियंस से रूबरू होना चाहते हैं, इसीलिए। तो मीता जी, आज के ज़माने में अगर देखें तो ये जो घराने की शुद्धता है उसको बरकरार रखना क्या चुनौतीपूर्ण हो गया है? देखिए, आज के तारीख में किसी भी चीज़ की आप बात करिए, किसी भी चीज़ की शुद्धता रखना बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है और इजी अवेलेबिलिटी है, तो आप तब तक उस विद्या को या उस पर्टिकुलर क्राफ्ट को बिल्कुल अछूता रख सकते हैं जब तक आप अपने दरवाज़ों को बंद रखते हैं। पर जैसे ही आपके दरवाजे खुलते हैं, आप जैसे बहुत आर्टिस्टों का गाना सुनेंगे, एक जो विद्यार्थी है वो भी सुनेगा, तो वो उस पर्टिकुलर जिन गुरु से वो सीख रहा है उसको वो वाटर टाइट रख ही नहीं पाएगा। उसको वो इन्फ्लुएंस तो आएगा ही ना, इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि आपने इतना कुछ सुना हुआ है तो अननोइंगली भी आएगा। तो इसीलिए जो है अभी उस चीज़ को रख पाना और शुद्धता उसकी बरकरार रखना वो मुश्किल है। लेकिन अक्सर मैं सोचती हूँ कि जब घर में इतने बड़े कलाकार हों जैसे आपके दादाजी, आपके पिताजी, तो क्या कहीं ऐसा होता है कि बचपन से चूँकि आप उनके साथ रहीं, उनके सानिध्य में रहीं, उनके शिष्य रहीं, तो पूरी की पूरी झलक उनकी ही आ जाती है, या फिर ये एक चुनौती होता है कि उनसे अलग? नहीं, वो ये तो बात है, उनकी आप परछाई ज़रूर हो सकते हैं, परंतु क्या है ना कि जब आप डेवलप करते हैं अपने आप को, कोई भी चीज़ को जब आप डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी अच्छा क्रिएटिव व्यक्ति सोचता है कि उसमें मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। या हो सकता है कि आप पर कोई चीज़ जो बहुत खिलती है मुझ पे नहीं खिले, ये तो हो ही सकता है ना। तो कोई भी अच्छा कलाकार तो यही देखेगा कि मुझ पे क्या अच्छा खिलेगा। तो आपने अगर उस चीज़ को आप समझ सकते हैं और आप अपनी खुद की एक यूएसपी वाली, या यूएसपी तो एक बहुत टेक्निकल वर्ड हो गया, पर आप एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी, वोकल पर्सनालिटी को और आपकी खुद की पर्सनालिटी को मैच करे। तो वही मैं कहूँगी एक एपिटोम ऑफ क्रिएटिविटी वही है। तो आपके लिए वो क्या फैसला था जिसने आपको फैसला इतर नहीं बनाया? होता ये तो मैं देखिए मैं या कोशिश ये तो कर जुनून लीजिए। था मेरा। तो मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शायद अगर मैं लूँ तो फिर वो बहुत इतनी सुंदर नहीं लगेंगी जैसे कि मेरे गुरुओं की लगती हैं। तो मैंने सोच के तराश के मैं उस प्रकार के राग लेना, उस प्रकार से आवाज़ का रखाव रखना, उस प्रकार से कॉम्पोजिशंस को चूज़ करना। जैसे मैं जो तराना गाती हूँ बहुत अलग किस्म का होता है, क्योंकि उसमें मैं सोचती थी जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो इतना फास्ट लय में और इतना कुछ काम कर सकते हैं जो ऑडियंस इतना एंजॉय करता है, वोकलिस्ट क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उसमें फिर जो है बहुत सोचा
और कोशिश किया बहुत से अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ बैठ के रिदम के, और उनके साथ करके मैं सवाल जवाब मैं ज़रूर लेती हूँ, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। और उसमें फिर गायकी का भी क्या होता है ना, एक अलग प्रकार का एक अलग प्रकार की आपको गायकी सुनने को मिलती है। जैसे टप्पा मैंने छुटपन से ही किसी भी कॉन्सर्ट में, चाहे मुझे शंकर लाल में 50 मिनट ही दिए हों, उसमें भी मैंने 5 मिनट में टप्पा ज़रूर गाया। तो मीता जी, हम लोग एक मुखड़ा तो कम से कम ज़रूर सुनना चाहेंगे टप्पा का। हाँ हाँ ज़रूर, मैं ऑडियंस को भी भैरवी में मुझे एक सुंदर सा याद आ रहा है, नजर दी बहार वे मियाँ। हाँ हाँ नजर दी बहार वे ए मियाँ, हाँ नजर दी बहार वे ए मियाँ, गुल फूला गुलशन में फूली से हे वती, कुंवरी ले देवे मियाँ, नजर दी बहार वे, नजर दी बहार वे, नजर दी बहार वे। एक मैंने आपको बस ये स्टाइल सुनाई, तो ये बड़ा मुश्किल स्टाइल है, और क्योंकि इसमें उछल कूद फलांग ये सब गायकी का पार्ट है, कॉम्पोजिशन का पार्ट है। तो ये मैंने एक स्थाई सुनाई आपको, भैरवी में टप्पा, नजर दी बहार वे। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जैसे आपको मैंने अभी सुना गाते हुए, तो ख्याल हो, टप्पा हो, ठुमरी हो, भजन, सूफी, ठुमरी, हाँ। जैसे भैया साहब गणपत राव, वो ग्वालियर के ही थे। हाँ हाँ। तो इतनी विविधता, ये संतुलन बनाना कैसे मतलब कैसे हो पाता है? संतुलन देखिए, जहाँ पे जो ऑडियंस है उसको उस प्रकार का आप दीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि अच्छी ऑडियंस है, इनको ये चीज़ सुनानी चाहिए, तो वो सुनाते हैं। हमारे दर्शक भी बहुत अच्छी ऑडियंस इसीलिए उनको टप्पा सुनाया अभी। और ये लीजिए एक बंदिश की ठुमरी जी। सखी मानत नाही लंगर वाढीट, सखी मानत नाही लंगर वाढीट, मोसे बरजोरी करता मैं कारे करूं, सखी मानत नाही लंगर वाढीट, सखी मानत नाही लंगर वाढीट, मोसे बरजोरी करता मैं कारे करूं, सखी मानत नाही लंगर वा। तो बंदिश की ठुमरी क्या है? ये बंदिश को इस प्रकार से वो अच्छे से वीव्ड है कि जो उसके लिरिक्स हैं वो रिदम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रूप में वो बिल्कुल ऐसे बंधे हुए। हाँ, दे वीव टुगेदर। जैसे हमने टप्पा जैसे दुर्लभ शैली को सुना, हाँ, ठुमरी, हाँ, तो इसमें कितना इम्पैक्ट आप महसूस करती हैं कि आपके दादाजी का है, आपके पिताजी का है, उनका प्रभाव कितना है? देखिए, शिक्षा के अलावा देखिए बात क्या है कि म्यूजिक एक क्रिएटिव आर्ट है, और क्रिएटिव आर्ट क्या है? अपने गुरु को कॉपी करना क्रिएटिव आर्ट का ये नहीं है, ये नहीं सिखाया जाता तालीम में कि आपको हमें कॉपी करना है। तो आपने खुशबू लेनी है वहाँ की, और उस खुशबू को आपको आगे बढ़ाना है। सो
इस चीज़ को जो है, ये एक बहुत डिबेटेबल बात है कि आप गुरु के कितने नज़दीक हों। आपको अगर कार्बन कॉपी देखनी है तो आप उन्हीं को सुनिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं अपनी कुछ तो क्रिएटिविटी अलग देखूं, होंगे। हाँ, और होना ही चाहिए, बिल्कुल। होना ही चाहिए। सो आपकी ट्रेनिंग जो हुई, उसमें सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था? उसमें सबसे कठिन हिस्सा ये था कि पिता गुरु थे। ये कठिन हिस्सा था। मुझे ये समझ नहीं आता था कि बाकी सब मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो इतना इधर बाहर जाते हैं, ये करते हैं, उनके पिताजी उनको हॉलीडेज़ में ले जाते थे, यहाँ ले जाते हैं, उधर जाते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी होती। हमारी ज़िंदगी, कहीं बाहर जाना है, यानी किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, मैं ये बहुत इन्जॉय करते हैं, पर कहीं ना कहीं एज अ चाइल्ड आप सोचते हैं कि ये हम इतने अलग क्यों हैं। हाँ हाँ, आम बच्चे की एक जो जिंदगी होती हाँ, है। एक आम बच्चे की ज़िंदगी जो है कि हम हर हफ्ते शॉपिंग के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं जा रहे, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। उनका इंटरेस्ट गाना बजाना, तानपुरा। कभी पिताजी कहते थे आ जाओ, तुम क्या कर रही है अभी, आ जा मेरे साथ तानपुरा बजा। तो फिर मैं पिताजी के साथ फिर तानपुरा बजाती थी, वो जो कि बहुत बहुत ही मज़ा आता था उसमें। पर देखिए, एक रियाज होता है ना, रियाज परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं बोर भी हो जाती थी बहुत टाइम, क्योंकि मुझे इतना वो जेंट्स तानपुरा, मुझे मेरा मन होता था मैं खेलने चली जाऊं और वो बिठा रहे हैं मेरे को, नो। तो ठीक है। तो फिर ये जो एक पर वो समस्या, सुन सुन के फिर आपका जो ये सब चीज़ें आपको याद रहती हैं, यू नो। हाँ, बैक ऑफ द माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। हाँ, लेकिन हर किसी को ये माहौल नहीं मिल पाता। इस कारण आज युवा जो है वो आकर्षित भी नहीं होते हैं शास्त्रीय संगीत की तरफ। रील बना लेंगे, दिखा देंगे कि सब आता है, बट वो जो उसके डेप्थ में जाना, हाँ, उसके डेप्थ में जाना, और उस चीज़ को और कैसे कर सकते हैं, उसमें और डूबने का मन होना चाहिए आपका। तो ये कैसे होगा कि युवाओं को जोड़ा जाए? युवा तो बहुत सीख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सीख बहुत लोग रहे हैं, पर जितने भी मेरे शिष्य हैं वो सीखने के अलावा उनको रियाज करने का टाइम ही नहीं है। आखिर हम इतना किस चीज़ पे भाग दौड़ रहे हैं, हर कोई, मैं भी, उनको आप टाइम भी। ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे गले हैं, हमें दिखता है वो बहुत अच्छा कर सकता है, सब कुछ है, पर रियाज के लिए बहुत बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल उस पर डेडिकेटेड होंगे। और ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए डेडिकेटेड है भाई। आपको अगर देखिए, अगर आपको करियर बनाना है तो 2 घंटे के रियाज से क्या होने वाला है? बिल्कुल आप नहीं हो बताइए सकता। मेरे को, 2 घंटे के रियाज से क्या होगा? सो यू हैव टू, कहीं ना कहीं आपको यही सोचना है कि आपको, आप जो करना चाहते हैं, ये सारा अलाइनमेंट होता है ना, पूरा यूनिवर्स अलाइंड है। आप जिस चीज़ में ज़्यादा जोर देंगे, आप जिस चीज़ पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, वही तो बढ़ेगी ना। तो जैसे पहले कहते थे कि अच्छा ठीक है, गाना तो गा रहे हो, लेकिन काम क्या करते हो? हाँ, तो क्या अभी भी वही वो है? भी है, वो तो अभी भी ऐसा ही है। सेम गाना तो गाते हैं, हम भी गाते हैं, काम क्या करते हो? और मुझे लगा समय के साथ काफी कुछ बदला होगा, लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं, है। देखिए, कोई भी जो व्यक्ति एक फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है, एक आम व्यक्ति के लिए तो ये चीज़ें हॉबी होती हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी की जो बात है, या जो आपका जिस कला में, वो कला आपको सस्टेन भी कर सकती है, ये लोगों में कॉन्फिडेंस आना। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लोग अपने बच्चों को थोड़ी करने देंगे म्यूजिक। हाँ, या लोग थोड़ी पेंटिंग लोग सोचते करने हैं देंगे। कमाई नहीं है इसमें। कमाई नहीं है तो वो कहेंगे कि इसमें तुम टाइम अभी लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा आगे जाके। तो आप क्या कहते हैं कि कमाई है? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। मुझे तो लगता है, पर डिपेंड करता है आपका क्राफ्ट कैसा है, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि ये कोई 4 साल का कोई कोर्स नहीं है कि आपने 4 साल का कोर्स किया और आपको उसके बाद ये होगा। ये कांस्टेंट लर्निंग है। यू विल हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। जहाँ तक आप सोचेंगे कि इससे कमाना है, तब तक तो आप सफल नहीं होंगे। जब वो उसको आप एक साधना बना लेंगे, हाँ, जब आप उसको एक साधना बना लेंगे, जब आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, है ना, और आप उसको
ऐसे नहीं सोचते कि भाई मेरे को ये मेरा थ्रेशोल्ड है, मुझे इतना इतना करना होगा, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर या एज अ कलाकार, कोई भी कलाकार, चाहे वो पेंटिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये ऊपर नीचे होता है। तो यू हैव टू बी ओके, आपको ये मान्य होना चाहिए, या आपके पार्टनर के लिए भी मान्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मुश्किल है। तो ये जो घराने की आपकी परंपरा है, ये एक और बहुत टाइम में ऐसे भी होता है कि आप देखेंगे कि कुछ कलाकार एक टाइम में एकदम बहुत नाम हो जाता है, पर बाद में उसको सस्टेन करना, ये अक्सर होता है। ये सस्टेन करना, और आपको समय के अनुसार यू हैव टू एक आत्मचिंतन होना कि मुझे क्या करना है, इज़ इट अलाइंड। ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐसी ऐसी बातें कह रहा हूँ, मैं बातें कह रहा हूँ यानी मैं वो चीज़ कह रहा हूँ जो चीज़ आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि शब्द रेलिवेंट इज़ नॉट द राइट टर्म। ये एक फाइन कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है, और अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो ऑडियंस को भी पसंद आती है। और मैं ये समझती हूँ, जब मैं कलाकारों से मिलती हूँ मीता जी, तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छे कलाकार तो हैं, लेकिन कमी अच्छे श्रोताओं की है, उनमें समझ की है। उनको भी मतलब मुझे लगता है कुछ कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक बेसिक शिक्षा जो है संगीत को कान से तो कुछ तो आए, ताकि आप संगीत को समझ सकें। सो इसको स्कूलों तक ले जाना, उसको जोड़ना, कुछ इस और आप काम करते हैं? हाँ, बहुत करती हूँ मैं तो। जब से मेरा मतलब जब से पिताजी ने मुझे इजाज़त दी परफॉर्म करने के लिए, आई थिंक मेरा जो पहला स्पिक में का फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट था, वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ के पहले मैंने गाया था हिंदू कॉलेज में। ओह, और मैं तब खुद लेडी श्री राम कॉलेज में थी। इतने बड़े कलाकार थे वो। इतने बड़े कलाकार के पहले गाना मेरे लिए वो एक वो शब्दों में एक्सपीरियंस कैसा बहुत ही अच्छा। और हिंदू तो क्या कॉलेज है, और क्या बहुत 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 सुंदर था वो, अविस्मरणीय जिसे कहते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी ने क्या कहा? बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छे एक उत्कृष्ट कलाकार के अलावा बहुत अच्छे इंसान थे। तो अब आपके जीवन का मंत्र क्या है? क्या करना है नया, कहाँ तक ले जाना है इसे? अब नया क्या करना है, तो जब आपको सृजनात्मक व्यक्ति को, तो देखिए हर चीज़ रोज उनका सृजन ही होता है। to bridge the gap between classical and the normal people, है ना, इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो कि लोगों को से जोड़ते थे, जिससे कि उनको वो चीज़ समझ आए कि हम क्या करते हैं। पर इसके अलावा क्लासिकल गायकी में ही क्या क्या हम कर सकते हैं। और जॉनर्स मैं गाती हूँ, मैं सूफ़ी गाती हूँ, मुझे डिवोशनल में बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे कव्वाली भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं क्या? मैं आपको संत कबीर दास का बिल्कुल ज़रूर सुनना चाहेंगे। हठरी हटरी छोड़ चला बंजारा, हटरी ये छोड़ चला बंजारा, हटरी रे छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, छोड़
हटरी रे छोड़ चला बंजारा, इस हटरी के 9 दरवाजे, इस हटरी के 9 दरवाजे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजे, इस हटरी के 9 दरवाजे, 10वां 10वां ठाकुर द्वारा, हटरी 10वां ठाकुर द्वारा, हटरी रे छोड़ चला बंजारा, हटरी रे छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक तो यू। जब इस प्रकार के जब आप कोई पद प्रस्तुत करते हैं जो कि लोगों को के दिल को छूते हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं, ऐसे राग जिनके सुरों को जब आप बढ़त करते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आते हैं या किसी के चेहरे पे हंसी आती है, तो अंदर से कितना सुकून मिलता है, कितना सैटिस्फैक्शन लगता है कि इसका कोई मापदंड नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि उसका करियर में वो कितना कमाना है, वही करना है, तो फिर आप मेन स्ट्रीम में एक्चुअली कहा तो यही जाता है, जो संगीतकार हैं वो तो यही कहते हैं कि ये ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है, साधना है। पर मुझे लगता है कि अगर आप एक इंटेलिजेंट म्यूजिशियन हैं, आपकी सोच खुली है और आप मेहनती हैं, आप अपने से जुड़े हुए हैं, और तो आप लोगों को जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। इट वाज सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, जो ये इन्फॉर्मेटिव शो हमने बनाई है, इतनी मेहनत की है, उससे ज़्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। बहरहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।